हाँ जी, शुरू करें। चलो, हमने कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट किया था, हमने 2 क्वेश्चंस उसके कर लिए हैं और सेकंड क्वेश्चन अपन ने कम्प्लीटली डिस्कस करके और फिर आपने उसको सॉल्व किया था। एक बात कंफ्यूज कर रही है कुछ लोगों को, वो बात क्या है? वो बात है कि कौन सा वाला करते हैं, यही है क्या? जब अपन कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना रहे हैं ना, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना रहे हैं तो अपने पास मान लो ऐसा दिया है कि प्लांट इशूड 6 लाख और प्लांट एट साइट एट द एंड 5,40,000। प्लांट इशू मतलब कॉन्ट्रैक्ट पे आपने प्लांट इशू किया, 6 लाख रुपए कॉस्ट थी और प्लांट एट साइड 5,40,000 एट द एंड, साल के अंत में 5,40,000 का वो बचा। यस, या तो एट द एंड लिखा होगा या फिर साल की अंतिम तिथि लिखी होगी, लास्ट डेट लिखी होगी। ठीक है, तो अब आपके पास 2 तरीके हैं। या तो आप क्या करें, यहाँ पर लिख दे टू प्लांट इशूड 6 लाख और यहाँ लिख दे बाय प्लांट एट साइट 5,40,000। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है, आप क्या करें, आप सीधे टू डेप्रिसिएशन कर दें। डेप्रिसिएशन इसका डेबिट कर दें, दोनों का डिफरेंस, दैट इज 60,000 डेप्रिसिएशन 60,000। ये 2 तरीके हैं। अब प्रॉब्लम क्या जा रही है कि अपन करते हैं 6 लाख और 5,40,000 वाला और टोटल मैच करते हैं किससे, 60,000 वाले से। तो या तो आप फिर किसी से मैच ना करें, या अगर मैच करना है तो पहले ये मैच कर लें कि उसने भी सेम एडजस्टमेंट किया है, आप अलग कर रहे हो, क्या सीन है। क्योंकि ये गड़बड़ अभी कल जो अपन ने क्वेश्चन नंबर 2 था तो ये प्रॉब्लम जा रही थी अपने को। तो आपके पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, ये 2 तरीके हैं, दोनों में से कोई भी एक आप ऑप्ट कर लें। अगर आप किसी के साथ टैली कर रहे हैं तो फिर अच्छा होता क्या है कि प्लांट डेबिट तो कर देते हैं, क्रेडिट करने से भूल जाते हैं। ये गड़बड़ होगी, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पर भी गड़बड़ पाई जाती है अक्सर, कि प्लांट डेबिट साइड में तो लिख दिया और क्रेडिट साइड वाला लिखने से रह गया। तो आप क्या करें, जब जहाँ जहाँ प्लांट आपको नज़र आना है ना, सबको बाहर निकाल के डेप्रिसिएशन निकाल लें और डेप्रिसिएशन को डेबिट कर दें। जब आप डेप्रिसिएशन को डेबिट करेंगे तो जितनी बार भी आप उस क्वेश्चन को देखेंगे आपको क्लिक होता रहेगा कि हाँ यार, ये डेप्रिसिएशन मैंने कैसे निकाला है, मैंने पूरा लेना जो आया था और जो फाइनली बचा, दोनों को एडजस्ट करने के बाद ये फिगर निकाली है। यस, अच्छा। दूसरा एक कंफ्यूजन क्या था, प्रेजेंटेशन का। हम लोग ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना रहे हैं। डेबिट साइड में अपन क्या कर रहे हैं, सारे खर्चे कर रहे हैं। क्रेडिट साइड में क्या कर रहे हैं, बाय वर्क इन प्रोग्रेस, उसके अंदर सर्टिफाइड, अनसर्टिफाइड, ये दोनों वर्क करने के बाद मटेरियल एट साइड सब कुछ करने के बाद जो टोटल आ रहा है, उस टोटल को अपन क्या कर रहे हैं, टू प्रॉफिट एंड लॉस, एक हिस्सा P&L में डाल रहे हैं और दूसरा हिस्सा अपन रिजर्व में रख रहे हैं। ये दोनों मिला के क्या है, नोशनल प्रॉफिट है। नोशनल प्रॉफिट के अपन 2 टुकड़े कर रहे हैं, जिसका एक टुकड़ा अपन क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में डाल रहे हैं और एक टुकड़ा रिजर्व्स में डाल रहे हैं। किसी स्टूडेंट का ये कहना था कि हम
क्यों ना नॉशनल प्रॉफिट को अलग से दिखा देते हैं। ठीक है जी, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट आप बना रहे हो, आपने सारे खर्चे यहाँ दिखा दिए, आपने यहाँ पे बाय WIP सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड सब कुछ दिखा दिया। यहाँ पे आप कर दें टू नॉशनल प्रॉफिट, जो भी नॉशनल प्रॉफिट आता है आपने यहाँ पे कर दिया और ये आपका टोटल हो गया। फिर उसके बाद आगे इसको बढ़ाएंगे और ये नॉशनल प्रॉफिट यहाँ आएगा बाय नॉशनल प्रॉफिट, और फिर इसको टू P&L और टू रिजर्व्स, इसमें बांट सकते हैं। बात समझ में आ रही है? प्रॉफिट एंड लॉस जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट आप बना रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर से ये दोनों की जगह आप क्या लिख दें, नॉशनल प्रॉफिट और कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट हो गया खत्म। और फिर इसको और आगे खींचकर ये नॉशनल प्रॉफिट को यहाँ ले आए और इसके दोनों टुकड़े कर दें, तो बात बराबर है। बात बराबर है? यस। हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग नॉशनल प्रॉफिट का कंप्यूटेशन नीचे कर रहे हैं, उसी कंप्यूटेशन से अमाउंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड अमाउंट ट्रांसफर टू रिजर्व, ये दोनों फिगर नीचे निकाल के और वर्किंग नोट ऊपर लिख रहे हैं। बात तो वही है। यस। तो अगर नॉशनल प्रॉफिट हम यहाँ पर ऐसे निकालेंगे तो यहाँ पे नॉशनल प्रॉफिट का वर्किंग नोट नंबर 1 2 3 जो भी यहाँ लिखेंगे और इसका 1 2 3 जो भी कंप्यूटेशन किया यहाँ लिखेंगे। दोनों तरीके सही हैं, जो तरीका आपको ठीक लगता है वो तरीका करें। क्योंकि जब आप बीकॉम में देखेंगे ना तो बीकॉम की बुक्स में बुक राइटर हैं अलग अलग तरीके से करते हैं, तो बीकॉम के अंदर इस तरीके से आपको नज़र आएगा अगर आप करेंगे या अगर आपने किया होगा या शायद आने वाला होगा। लेकिन अगर इसकी बात करें अपने CMA के अंदर तो मॉड्यूल्स के अंदर इस तरह का फॉर्मेट है, उन्होंने डायरेक्ट तोड़ के दिखाया हुआ है, उन्होंने नॉशनल प्रॉफिट को अलग से नहीं दिया हुआ। यस, ओके। अब तीसरा कंफ्यूजन जो है वो क्या चल रहा है, देखो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन एकदम कोई पप्पू क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको क्वेश्चन अच्छा आएगा। और अच्छे का मतलब ये है कि कॉन्सेप्चुअली आपको चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, और कम से कम ये मान के चले कि अगर आप इस क्वेश्चन नंबर 3 पे भी ट्राई करते ना तो 90% क्वेश्चन आप निपटा सकते थे। अगर क्वेश्चन नंबर 3 पर ट्राई बस करते ना तो 90% निपटा देते। क्वेश्चन नंबर 3 में डिस्कस करके छोड़ दूंगा, करेंगे उसको कल। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 कब करेंगे अपन? कल करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और देख लें। अब अमाउंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सबसे पहली बात, अच्छा इसमें 3 केसेस अपन ने देखे कि अगर 25% से कम काम हुआ है, बिलो 25% हुआ है, तो 100% नॉशनल प्रॉफिट रिजर्व्स में चला जाएगा। नंबर 2, अगर 25% से हुआ है लेकिन बिलो 50% हुआ है, मतलब 49.99 कुछ भी इतने परसेंट तक हुआ है, तो अपन कितना कर देंगे? 1/3 ऑफ नॉशनल प्रॉफिट अपन ट्रांसफर कर देंगे। और इसका अपन ने फॉर्मूला क्या देखा? नॉशनल प्रॉफिट इंटू 1/3 इंटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। गुड। तीसरा, 50% हुआ है काम या उससे ज़्यादा हुआ है लेकिन बिलो 90%, 90 से कम, तो उस केस में 2/3 ऑफ नॉशनल प्रॉफिट चला जाएगा। तो नॉशनल प्रॉफिट इंटू 2/3 इंटू वही कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। तो ये चीज़ अपन को समझनी पड़ेगी। देखो कंफ्यूजन कहाँ आता है, अपन ले रहे 25 से 50 पे क्या होगा? 1/3 होगा। 50 से 90 पे क्या होगा? 2/3 होगा। अब क्वेश्चन में एग्जैक्ट 50% आ जाता है। अगर एग्जैक्ट 50% आ जाएगा तो फिर वहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि यार 1/3 लेना है कि 2/3 लेना है। बात समझ में आ रही है क्या?
भाई एग्ज़ाम में जैसे ही 50% आता है ना तो फिर दिमाग हमारा रुक जाता है वहाँ पे कि यार 25 से 50, 50 से 90, तो 50 किधर आ रहा है। तो उसमें फिर 2/3 इन्होंने लिया है। ठीक है पवन जी, फैन चालू कर दिया। ओके, अब अच्छा 90% होता है तो अभी हमने उसको लिखा नहीं है। ओके, हमने पेज छोड़ा था। हाँ खोल लो वापस, उसको कंप्लीट कर देते हैं। या पहले क्वेश्चन में तरीका को डिस्कशन करते हैं। पहले लिख के ले, चलो लिख लो। नेक्स्ट कितने पॉइंट हो गए थे? हमने 12 पॉइंट लिख लिए थे ना। नोशनल प्रॉफिट तक लिख लिया था। अब नेक्स्ट लिखे, नहीं 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 नहीं, हाँ 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 हाँ, नहीं नहीं, कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड हो गया था। अरे रे, लास्ट के लिखा था। ओके ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। नेक्स्ट लिखे रिटेंशन मनी। रिटेंशन मनी, रिटेंशन मनी, अपन ने से बात कर ली थी इसके बारे में, पर लिख लो 4 बातें। में चूर हो गया चूरा का लिखा रिटेंशन मनी। इसमें लिखे थी कॉन्ट्रैक्टरी, द कॉन्ट्रैक्टी डज नॉट पे, द कॉन्ट्रैक्टी डज नॉट पे, द कॉन्ट्रैक्टी डज नॉट पे द फुल अमाउंट ऑफ वर्क सर्टिफाइड, द फुल अमाउंट ऑफ वर्क सर्टिफाइड and holds back the part of the payment as a safeguard, as a safeguard, as a safeguard. Such amount is known as retention money. It is withheld, WITHHELD. It is withheld for the following purpose. For the following purpose. एक बार 3 नंबर का शॉर्ट नोट ही पूछा गया था रिटेंशन मनी के ऊपर। अच्छा, रिटेंशन मनी क्या होता है? हमने बात किया था कि यार जितना आपने वर्क सर्टिफाई करा लिया तो उसका भी 100% वो पैसा नहीं देता है, उसका कुछ पैसा रोक लेता है और कुछ पैसा आपको दे देता है। रोकता क्यों है? अपनी सेफ्टी के लिए। सेफ्टी किस बात की? कल को किसी तरह का लॉस होगा तो वो उसमें से काट लेगा। और रोकता इसलिए नहीं है कि उसको पैसा दबाना है। एट द टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपको पूरा पैसा मिल जाएगा, लेकिन अपनी सेफ्टी के लिए रोकता है। तो क्या कारण होते हैं रोकने के? पहला लिखें टू एंश्योर कंप्लीशन ऑफ एंटायर कॉन्ट्रैक्ट, टू एंश्योर कंप्लीशन ऑफ एंटायर कॉन्ट्रैक्ट and compliance with the terms of contract, and compliance with the terms of contract, compliance with the terms of contract. Second लिखे to act as security, to act as security, to act as security for any defective work, for any defective work which may be discovered later. कुछ ऐसी वो गड़बड़ कर गया जो बाद में अपन को पता चलता है।
which may be discovered later. To meet repair cost arising due to defective work. To meet repair cost arising due to defective work. Arising due to defective work. Arising due to defective work मतलब वो कोई काम खराब कर गया है तो उसको ठीक कराने का खर्चा अगर वो जेब से नहीं कर रहा है तो फिर अपन उसके पैसों से ही काट के करेंगे. नेक्स्ट लिखे हैं, टू प्रोवाइड अ सेफगार्ड अगेंस्ट द रिस्क provide a safeguard against the risk of loss due to faulty workmanship. तो किसी भी तरह का कोई भी नुकसान होता है तो उस नुकसान की भरपाई के लिए अपन देखो मेजर दो कारण है. पहला कारण यह है कि बंदा कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों के आधार पर कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करे. क्या होता है कि जैसे अपन ने कॉन्ट्रैक्टर को बोला कि भाई साहब जब अपन मान लो घर बनाने का अपन उदाहरण ले रहे हैं. अपन घर बनाने के बारे में बात करते हैं कि यार क्या चार्ज करोगे, वो कहता है कि 14 लाख. तो फिर आप उससे मटेरियल के बारे में पूछते हो कि सरिया कौन सा यूज़ करोगे, तो बोल रहा है कामधेनु सरिया यूज़ करेंगे. अगर सीमेंट की बात करें तो मान लो बिरला सीमेंट यूज़ करेंगे. अब वो बिरला की कहकर और दूसरा सीमेंट लाता है तो जाहिर सी बात है या तो उसके पैसे काटो नहीं तो उसको बिरला के लिए फोर्स करो. तो अगर वो टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के आधार पे नहीं चल रहा है तो फिर उस लिए पैसे एडजस्ट करते हैं अपन. यानी कि क्वालिटी उसने अगर गिरा दी है. अगर मान लो हमारे बीच में तय हुआ था कि क्रॉम्पटन ग्रीव्स के पंखे वो लगाए. क्रॉम्पटन सुना है नाम? तो क्रॉम्पटन ग्रीव्स के फैंस वो लगाएगा. पंखे उसके काफ़ी अच्छे माने जाते हैं, बजाज से भी ठीक होते हैं. तो अब अगर मान लो कि वो कोई दूसरा ब्रांड लगाता है और रेट में डिफरेंस आता है तो जाहिर सी बात है हम उसके पैसे काटेंगे. तो उस पहला और इम्पॉर्टेंट क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपर तरीके से कंप्लीट हो. दूसरा टर्म्स एंड कंडीशंस वो उसकी फॉलो करे. तीसरा अगर उसने कोई चीज़ खराब कर दिया है, अब खराब कर देता है तो उसी को सुधारना होता है. अगर खराब करके उसको छुपा के और वो निकल गया और हमें बाद में पता चलता है तो जाहिर सी बात है वो पैसे डिडक्ट करने के लिए अपन मतलब वो रिपेयर कराने के लिए अपन उस पैसे को रिटेन करके रखते हैं. चलो नेक्स्ट लिखे प्रोग्रेस पेमेंट. नहीं ऐसे ही सुन लो. प्रोग्रेस पेमेंट क्या होता है यार कि बीच बीच में पैसे देता रहता है ताकि उसको खर्चे चलते रहे. तो ये जनरली किस हिसाब से होता है? वर्क सर्टिफाइड के हिसाब से होता है. जो अपन उससे बोलते हैं ना 80% दे दिया 70%. क्यों दे रहा है यार? कॉन्ट्रैक्ट तो एंड में पैसे देने चाहिए अपन को. नहीं, वो सामने वाला बोलेगा पैसे ही नहीं है भाई साहब क्या करूं. और प्रैक्टिकली भी हमने देखा है कि अगर अपन कोई काम करवा रहे होते हैं तो कुछ पैसे वो ले लेता है ताकि वो अपना उसके पास पैसे होते नहीं काम करने के लिए तो फिर एक पर्टिकुलर अमाउंट ले लेता है. प्रोग्रेस पेमेंट का मतलब होता है कि बीच बीच में किसी तरह की उसको अमाउंट देते रहना कि वो काम करता रहे. यस, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है. ओके नेक्स्ट लिखें प्रॉफिट ऑन इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट्स which is near to completion, ब्रैकेट्स में लिख लेना 90% completion और above. %90 completion और above. ब्रैकेट बंद कर दो. अब इसमें लिखे estimated profit is determined by deducting estimated profit is determined by deducting estimated profit is determined by deducting the aggregate of cost to date the aggregate of cost to date and additional expenditure required to complete the contract
and additional expenditure required to complete the contract. From contract price. A portion of estimated total profit is credited to P&L account. A portion of estimated total profit is credited to profit and loss account by adopting any one of the following formula. By adopting any one of the following formula. Work completion 90% और above. आपको ये 3 से 4 फार्मूलाज देके रखे हैं, इन तीनों चारों में से कोई भी आप एक इस्तेमाल कर सकते हैं. पहला लिखें एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू वर्क सर्टिफाइड वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस. बी लिखे ए इंटू कैश. चलो मैं पूरा लिख देता हूँ. एस्टिमेटेड प्रॉफिट आप पूरा लिखना, आपको पूरा लिखना है. एस्टिमेटेड प्रॉफिट इंटू वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस into cash received upon work certified. Cash received upon work certified. C. हाँ, वैल्यू वर्क सर्टिफाइड. ए वाले फॉर्मूले को मल्टीप्लाई किया अपन ने कैश रिसीव अपॉन वर्क सर्टिफाइड से. हाँ, तो सीधा कैश रिसीव डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हो गया ना, पर आपको दिखाना तो पड़ेगा उधर. हाँ. ईपी मतलब यहाँ पे एस्टिमेटेड आपको पूरा लिखना है. एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू वर्क सर्टिफाइड डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड. थर्ड लिखे एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू cost of work total till date. Cost of work total, हाँ तीनों में से कोई एक. टोटल कॉस्ट ऑफ वर्क टिल डेट अपॉन एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट. एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट. नंबर डी, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कैश रिसीव अपॉन वर्क सर्टिफाइड से. एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू टोटल कॉस्ट ऑफ वर्क टिल डेट upon estimated total cost into cash receive upon work certified. Into cash receive upon work certified. अपन को ये वाला फॉर्मूले को लेकर चलना है हमेशा. ज्यादातर
देखो, अगर आपको वर्क सर्टिफाइड या ये इन्फॉर्मेशन का अभाव नज़र आ रहा है, आपको लग रहा है कि यार कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ नज़र नहीं आ रहा है, तो फिर अपन ये कॉस्ट वाले पे लेके चलें। यस, अदरवाइज देखो, वर्क सर्टिफाइड तो यहाँ भी चाहिए, कैश रिसीव यहाँ भी चाहिए, वर्क सर्टिफाइड यहाँ भी चाहिए, वर्क सर्टिफाइड यहाँ भी चाहिए। यानी कि वर्क सर्टिफाइड अगर आपके पास है तो फिर आप क्या करेंगे, इसी फार्मूले से, और यही फार्मूला और होता है क्वेश्चन में दिया हुआ, तो आपको सेकंड वाले फार्मूले से चलना है। अपन कर क्या रहे हैं, ये किस चीज़ के फार्मूलाज हैं? 90% के अबव कंप्लीट हो जाता है तो प्रॉफिट एंड लॉस में कितना ट्रांसफर करेंगे? देखो ध्यान से सुन लो, सबसे पहले उधर क्या निकालते थे, नोशनल प्रॉफिट, सुनो बात, इंटू 2 नहीं, उधर क्या कंप्यूट करते थे अपन, नोशनल प्रॉफिट निकालते थे और नोशनल प्रॉफिट को बांटते थे। यहाँ पे एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकालेंगे और एस्टिमेटेड प्रॉफिट को बांटेंगे। मतलब यहाँ पर अबव 90% अगर किया गया है तो जो शब्द इस्तेमाल होगा वो एस्टिमेटेड प्रॉफिट होगा। अब एस्टिमेटेड प्रॉफिट को निकालेंगे कैसे कि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस यार 90% के ऊपर अपना खत्म हो गया मान लो, यानी कि खत्म होने वाला है, तो आपकी टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में से जितनी लागत अब तक लगी है और जो एडिशनल लगने की संभावना है वो दोनों को माइनस करेंगे तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट आ जाएगा। मान लो कि आपका 10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट था और टिल डेट, एक छोटा सा ये लिख चुके हैं आप, मान लो ये आपका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या है आपका 10 लाख रुपए, टिल डेट खर्चा हो गया सारा आपका 6,70,000, अभी तक 670 हो गया और आपका कितना काम कंप्लीट हो गया, 95% कंप्लीट हो गया। अब आपसे पूछा कि यार और कितना बचा है, कि 2-5% बचा है, खर्चा कितना आपके दिमाग में चल रहा है कि यार उस लेबर की पेमेंट करनी है, इसकी करनी है, इसकी करनी है, इनकी पेमेंट करनी है, थोड़ा सा मटेरियल आएगा, काफ़ी कुछ मटेरियल पड़ा है, बस थोड़ा सा मटेरियल और आएगा और अपना काम खत्म हो जाएगा और 2 दिन के लिए अपन को जेसीबी भी या जो भी है जो कचरा है वहाँ से उठा के फेंकवाने के लिए वो खर्चा, उसके दिमाग में खर्चा है कि एडिशनल और कितना हो सकता है, हुआ नहीं है, तो उसके दिमाग में क्या है कि यार 1,30,000 का खर्चा भी और है, तो आपकी टोटल कॉस्ट ये होने वाली है। अच्छा, टोटल कॉस्ट 8 लाख हो गई है या हो सकती है? हो सकती है भाई, 6,70,000 तो हो गई है, 1,30 में 1.5 लाख भी हो सकता है और 1,30 का 90,000 भी रह सकता है। तो ये जो टोटल कॉस्ट आएगी तो ये टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट होगी। भाई टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या हुई, टोटल जो लग गई प्लस जो लगने की संभावना है। अब 10 लाख में से ये 8 लाख को घटा देंगे तो अपना अनुमानित लाभ आपके हाथ में आ जाएगा। 10 में से 8 गए तो 2 लाख, ये 2 लाख रुपए क्या होगा, एस्टिमेटेड प्रॉफिट होगा। अब इस एस्टिमेटेड प्रॉफिट में से कितना P&L में डालना है, कितना रिजर्व में? अरे भाई पूरा ही डाल दो ना P&L में, क्योंकि अब तो खत्म होने को है। नहीं, पर फिर अगले साल क्या डालेंगे? 90% कंप्लीट हुआ है अब तक, अब का मतलब क्या, साल खत्म हो गया भाई। अरे अब तक का मतलब क्या है, साल खत्म हो गया। अब अगर अपन पूरा का पूरा P&L में डाल देंगे तो अगले साल जब अब उसको अपन खत्म करेंगे तो उस समय क्या डालेंगे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो वहां भी दिखाएगा। तो इसमें से कुछ रकम को अपन प्रॉफिट में डाल देंगे और कुछ रकम को रिजर्व में रखेंगे और एट द एंड जितना बनता है एक्चुअल प्रॉफिट वो उठा के अपन कैलकुलेशन कर देंगे। बात समझ में आती है? यस। तो अप टू 90% नोशनल प्रॉफिट होगा और 90% या उससे ज़्यादा होता है, 90% या उससे ज़्यादा कंप्लीट होता है तो फिर एस्टिमेटेड प्रॉफिट होगा। और क्वेश्चन में कंप्लीट डिटेल्स आपको देके रखी होंगी कि आप उसमें टेंशन ना लें। अच्छा, अब एस्टिमेटेड प्रॉफिट में से आप कितना पैसा डालेंगे तो आपके लिए प्रेफरेबल फार्मूला ये है। आपके लिए प्रेफरेबल फार्मूला क्या होगा, एस्टिमेटेड प्रॉफिट जैसे अपन ने निकाला है अरे भाई ये बात पकड़ में आ रही है क्या? यस। अच्छा चलो,
अब नेक्स्ट एक हेडिंग डाल दो, अच्छा एक बात बताओ कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता होगा जब हम वर्क सर्टिफाई कराते हैं। तो जब जब वर्क सर्टिफाई होगा, अच्छा सर्टिफाई कराते क्यों हैं? कितना हमको पैसा लेना है उससे, हमको कॉन्ट्रैक्टी से, हम कॉन्ट्रैक्टर हैं तो वो कॉन्ट्रैक्टी है, तो कॉन्ट्रैक्टी से हम पैसा लेना है। यस, तो अपन क्या करते हैं, वर्क सर्टिफाइड जो है उसके लिए करवाते हैं। तो इधर अपन ने वर्क सर्टिफाई करवाया और उधर उसको ड्यू कर देंगे। यस, तो आपकी एंट्री क्या पास हो जाएगी, वर्क कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट डेबिट टू वर्क सर्टिफाइड। जितना आर्किटेक्चर ने क्या किया, अपन को सर्टिफाई कर दिया, उतनी अमाउंट से अपन ड्यू कर देंगे उसको। और जब पैसा मिलेगा तो कैश डेबिट टू कॉन्ट्रैक्टी, जितना अमाउंट रिसीव हुआ भाई उसको, उससे हमको क्या करना है कि पैसा लेना है। तो पहले अपन उसको क्या करेंगे, ड्यू करेंगे, और उसके बाद उससे पैसा आ जाएगा। पहले हम उसको ड्यू करेंगे पैसा और फिर उसके बाद पैसा आ जाएगा। तो ड्यू करने की एंट्री क्या होगी हमारी, लिखिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन केस ऑफ, लेकिन जगह बचेगी खत्म। हाँ तो लिखो कहीं इधर उधर जगह देके, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन केस ऑफ वर्क सर्टिफिकेशन या वर्क सर्टिफाइड। दो एंट्रीज है, दो एंट्रीज का मतलब 6 लाइंस या ऐसे ऐसे आपका हो जाएगा मैडम जी। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन केस ऑफ वर्क, तो कहाँ है लिखना। अच्छा फर्स्ट लिखें कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट डेबिट टू वर्क सर्टिफाइड। कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट डेबिट टू वर्क सर्टिफाइड। हाँ, कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट डेबिट टू वर्क सर्टिफाइड। और सेकंड लिखे हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट। अच्छा वैल्यू दोनों में अलग अलग आने वाली है। वैल्यू फर्स्ट वाले में कितना आएगा, जितना आर्किटेक्ट ने वैल्यू सर्टिफाई किया है तो ब्रैकेट्स में लिख लो। फर्स्ट वाले के सामने वैल्यू के कॉलम में ब्रैकेट्स में लिख लो वैल्यू एज पर आर्किटेक्ट सर्टिफिकेट, वैल्यू एज पर आर्किटेक्ट सर्टिफिकेट। और सेकंड वाले में लिख लो अमाउंट रिसीव्ड। लिखना थोड़ा सा और था पर जगह भर गई है तो अभी रहने दो। चलो क्वेश्चन नंबर 3 आपको होमवर्क दिया था, ये आज फिर आपके लिए होमवर्क ही रहेगा, पर डिस्कशन में आपको पूरा करके दे रहा हूँ। इसको डिस्कस भी नहीं किया था ना अपन ने? अच्छा एक करो। A contractor commenced the work on a particular contract on 1st of April 2015. 1 अप्रैल 2015 को उससे क्या किया है, काम शुरू किया किसी कॉन्ट्रैक्ट पे, वो 31 दिसंबर को अपने खाते बंद करता है। यानी कि 9 महीने काम होगा, ये सामने नज़र आ रहा है। देखो क्वेश्चन की हर लाइन के अंदर कुछ ना कुछ तो बात होती है ना। तो पहली लाइन क्या कह रही है कि 1 अप्रैल को उसने शुरू किया है और 31 दिसंबर को बंद करेगा। इसका मतलब ये जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनेगा ये 9 महीने के लिए बनेगा।
Yes. The following information is revealed from his costing records on 31st of December 2015. देखो, मटीरियल सेंड टू साइट 43,000, तो टू मटीरियल 43,000, जूनियर इंजीनियर 12,620 इसके मुंह पे मारे, ठीक है। लेबर 1,02,20, बड़ी अच्छी बात है। A machine costing 30,000 remained in use on site for 1/5 of the year. Its working life was estimated at 5 years and scrap value is 2,000. तो मशीनरी या डेप्रिसिएशन के कंप्यूटेशन का तरीका उसने सीधा सीधा दे दिया। उससे क्या बोला, 30,000 की मशीन है, 2,000 इसका स्क्रैप वैल्यू है। भाई ये क्या कह रहा है कि 30,000 रुपये की मशीन है, 2,000 इसका स्क्रैप वैल्यू है और इसकी एस्टिमेटेड लाइफ कितनी है, 5 इयर्स, तो इसका डेप्रिसिएशन कितना निकलता है, 28, 14 कितना निकलता है, नहीं 5,600 रुपये क्या निकलता है इसका, 5,600 पर एनम इसका क्या निकलता है, डेप्रिसिएशन निकलता है। अब सवाल है कि क्या ये मशीन पूरा टाइम साल भर अपने काम आई, तो कह रहा नहीं यार 1/5 आई है, तो इसका 1/5 कर दो, कितना, 1120, 1,120। $1120, तो डेप्रिसिएशन कितना चला जाएगा, 1120। तो डेप्रिसिएशन का कंप्यूटेशन आप अलग से वर्किंग नोट बना के करेंगे, और जब अंदर टू डेप्रिसिएशन लिखेंगे तो ब्रैकेट्स में डालेंगे वर्किंग नोट नंबर 1, 2, 3 जो भी आपने किया है। अच्छा, सुपरवाइजर इज पेड 2,000 पर मंथ, 2,000 रुपये प्रति माह देते हैं और आधा टाइम वो इधर देता है, यानी कि 1,000 रुपये इधर के हिसाब से आएगा, और काम हुआ 9 महीने, साल भर नहीं हुआ, तो 9 महीने इधर सुपरवाइजर ने काम किया है, तो 9 महीने का 9,000 सैलरी आ जाएगी इसकी। ऑल अदर एक्सपेंसेस वर 14,000, अच्छी बात है। ऑन दिसंबर 2015 2/3 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वॉज कंप्लीटेड, हाउएवर 2/3 काम कंप्लीट हो गया, लेकिन आर्किटेक्ट ने सर्टिफिकेट 2 लाख रुपए का दिया है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस देके रखा है क्या कहीं, The architect gave certificate only for rupee 2 lakh, one which 80% was paid. 80% पे कर दिया गया, 80% पे कर दिया गया है। तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस तो देखो ऐसा तो नहीं है कि ये क्वेश्चन में टाइप होने से रह गया। किसी पास मॉड्यूल है अभी, एटी परसेंट तो सीधा सीधा आ रहा है ना कि 1,60,000 मिल गए। आप उसमें का दिमाग लगा, एक लाइन यहाँ पे लिखने से रह गई है, लिख ले। ऑल अदर एक्सपेंसेस 14,000, कहाँ गया ये रहा 14,000। इसमें 2 इंफॉर्मेशन ऐड कर लें। द मटीरियल ऑन साइट वर 2,500 रुपीज, इसमें ऐड कर लें मटीरियल ऑन साइट 2,500 रुपये और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 4 लाख।
कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना दे रखा है, 4 लाख। तो 2 इन्फॉर्मेशन यहाँ पे टाइप होने से रह गई हैं, अच्छी बात है, पकड़ में आ गया। अच्छा ये क्वेश्चन तो फिर आप कर ही नहीं सकते थे, आपको पता कैसे चलता? इसलिए आपने नहीं किया, नहीं हुआ। तो आपने मिस नहीं किया कि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस तो है ही नहीं, तो कैसे पता चलेगा कि 50%? हाँ अच्छा, आपने मॉड्यूल से कर लिया ये। अब देख, अभी तक तो किया था, बोल रहा था ये छोटे समझ में आ गया। चलो ठीक है, तो ये 2 इन्फॉर्मेशंस हैं, ये 2 इन्फॉर्मेशंस आप अपडेट कर लें। अच्छा मटेरियल ऑन साइट है, तो मटेरियल ऑन साइट उधर चला जाएगा क्रेडिट साइड में, और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 4 लाख है और 2 लाख आपको उसने सर्टिफाई कर दिया है, इसका मतलब वो 2/3 चलेगा यहाँ, 50% या उससे ज्यादा होता है तो नोशनल प्रॉफिट ये वो सब, ठीक है। तो आप क्या करें, सभी लोग इसको ट्राई करें, घर पे करेंगे क्या? चलो तुमने बाकी निकाल लिया? अच्छा एक फॉर्मूला लगेगा उसका, एक फॉर्मूला लगेगा, फिर मैं बताऊंगा। नहीं इसमें से नहीं लगेगा, अलग से निकलेगा, अलग से उसका कंप्यूटेशन होगा। वही तो टेक्निकल पॉइंट है, एक बार मेहनत तो करने दो भाई। इसमें आपके लिए एक सबसे टेक्निकल पॉइंट या सबसे चैलेंजिंग चीज़ क्या है, वर्क अनसर्टिफाइड को कंप्यूट करके लाना। आपने ट्राई किया था घर पे? अच्छा अभी कर रहे हैं। वर्क अनसर्टिफाइड अगर आप निकाल लेंगे तो ये मान के चलो कि आपका जो, आपको टेक्निकल चीज़ों में घुस के निकलना आ गया, समझ लेना। मतलब अगर इतनी कुछ बात कर रहा हूँ तो उसमें कुछ बात तो होगी। तो आपको मैं 1 दिन का समय दे दूँ, क्योंकि अगर मैंने करा दिया तो आपका एप्लीकेशन में, आप घर पे जाके तो दूर की बात है, आप क्लास में बैठते हैं थोड़ी देर, तो एक आधा पौन घंटा दे देना इसी पे। 3-4 दिमाग एक साथ लड़ेंगे तो शायद निकालना है। चलो एक काम करो, एक लिमिट तक तो सबने किया है इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में वर्क अनसर्टिफाइड को अगर अपन छोड़ दे थोड़ी देर के लिए, क्या बाकी का पूरा निकाल सकते हैं, कर सकते हैं? तो आपको एक 5 मिनट का समय दे रहा हूँ। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाए, डेबिट करने वाली फिगर्स को डेबिट कर दें, डेप्रिसिएशन का वर्किंग नोट बना दें, सुपरवाइज़र का वर्किंग नोट बना दें, क्रेडिट साइड पे आकर जो भी इंफॉर्मेशंस हैं वो आप लिखें, और उसके बाद का काम बाद में करेंगे। इतना कर दो। और हाँ, अनसर्टिफाइड के लिए आपको 1 दिन तड़पना पड़ेगा या फिर करके लाना पड़ेगा। आप करें इसको। चलिए पवन जी, अपन ब्रेक ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को कर रहे हैं, अपन ब्रेक लेते हैं।